गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था केंज के आय व रोजगार सिद्धांत में आय या फिर उत्पाद का निर्धारण किस प्रकार से होता है और इक्वेशन के माध्यम से हमने केंज के आय व रोजगार संबंधी मॉडल को समझा था। आज हम अध्ययन करेंगे केंज के रोजगार सिद्धांत का क्या महत्व है। तो जैसा कि लॉर्ड केंज के रोजगार सिद्धांत का आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर ही क्या पड़ा है, अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। और केंज के रोजगार सिद्धांत के महत्व को दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। तो हम देखेंगे सबसे पहले सैद्धांतिक महत्व। इसमें फर्स्ट है समष्टिगत अर्थशास्त्र का पुनर्जीवन। लॉर्ड केंज ने वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा चर्चित समष्टिगत अर्थशास्त्र को क्या किया है, पुनर्जीवित किया है। क्योंकि समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक आर्थिक तत्वों जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, पूर्ण रोजगार, कुल निवेश आदि से है। लॉर्ड केंज की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसके प्रकाशन से पूर्व जो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, मुख्य रूप से व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की समस्याओं में जो रुचि ले रहे थे, उन्होंने लॉर्ड केंज ने समष्टिगत अर्थशास्त्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो 1930 की महामंदी के दौरान रोजगार में वृद्धि करने से संबंधी जो परंपरावादी नीतियां थी, जो कि असफल सिद्ध हुई। तो लॉर्ड केंज ने बताया कि जो सिद्धांत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के लिए उचित है, यह आवश्यक नहीं है कि वो समष्टिगत अर्थशास्त्र की समस्याओं को भी दूर कर सके। जैसे मान लो, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने किसी बैंक में अपना पैसा जमा करवा रखा है। अब मान लो वो व्यक्ति अपनी सारी जमा को निकाल लेता है, तो उस बैंक को कोई हानि नहीं होगी, उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो उस बैंक में जितने भी व्यक्ति थे जिन्होंने जमा करवा रखे थे, तो वो सभी व्यक्ति अगर बैंक से अपनी पूंजी निकाल ले तो क्या हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए केंज ये मानते थे कि यदि हम व्यक्तिगत समस्याओं पर लागू होने वाले जो नियम हैं उनको सामूहिक आर्थिक समस्याओं पर लागू करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सेकंड है अल्प रोजगार संतुलन। केंज ने पूर्व परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि संतुलन की स्थिति केवल किस अवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है, पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है। जबकि केंज के अनुसार संतुलन की स्थिति अल्प रोजगार की स्थिति में भी प्राप्त की जा सकती है। और केंज ने कई उन कारणों का विश्लेषण किया है जिनके फलस्वरूप अल्प रोजगार की स्थिति को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। गत्यात्मक। केंज ने आर्थिक विश्लेषण को गत्यात्मक रूप प्रदान करने का भी प्रयास किया है। आशंसाओं संबंधी उनकी विचारधारा अर्थशास्त्र को गत्यात्मक बनाने में सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि केंज के सिद्धांत की एक प्रमुख देन है कि उसके बहुत से जो आधारभूत तत्व जैसे निवेश, गुणक, नकदी अधिमान, वो क्या है, आशंसाओं से प्रभावित होते हैं। आशंसाओं से मतलब क्या है, भविष्य में होने वाले लाभ की आशा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निवेश मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर। और पूंजी की ये उत्पादकता किस पर, भावी आशंसाओं पर, मीन्स भविष्य में होने वाले लाभ की दर पर निर्भर रहती है। तो इस तरह से नकदी अधिमान भी भावी अनुमानों पर निर्भर करता है। नकदी अधिमान का महत्व। केंज के अनुसार सट्टे के लिए रखी गई नकदी किस पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो उनके अनुसार जितना अधिक नकदी अधिमान होगा उतनी ही ब्याज की दर बढ़ जाएगी। तो ब्याज की दर में वृद्धि होने से निवेश कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो केंज ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ब्याज को, बचत को त्यागने का पुरस्कार मानते थे, परंतु केंज ने इसे नकदी के त्याग करने का पुरस्कार माना है। केंज के इस विचारधारा का उनके रोजगार सिद्धांत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। नई धारणाएं। केंज ने अर्थशास्त्र को कई नई सैद्धांतिक धारणाएं भी प्रदान की हैं जो कि आर्थिक विश्लेषण के बड़े प्रभावपूर्ण यंत्र सिद्ध हुए हैं, जैसे उपभोग प्रवृत्ति, गुणक, बचत प्रवृत्ति, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, निवेश आदि। आयोजित निवेश तथा आयोजित बचत में असमानता। केंज के रोजगार सिद्धांत में
आयोजित बचत तथा आयोजित निवेश का एक दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयोजित बचत आय पर निर्भर करती है, जबकि आयोजित निवेश ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त बचत और निवेश दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए केंज के अनुसार आयोजित निवेश आयोजित बचत से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन जब संतुलन की स्थिति होती है तो उस समय आयोजित निवेश और बचत क्या होते हैं? बराबर होते हैं। रोजगार में होने वाले परिवर्तन का आधार। केंज के रोजगार सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक देन क्या है? गुणक की धारणा कि निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय या फिर रोजगार के स्तर में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। निवेश में थोड़ी सी भी कमी या वृद्धि के कारण गुणक के फलस्वरूप क्या होता है? आय या फिर रोजगार के स्तर में कई गुना कमी या फिर वृद्धि होती है। मौद्रिक सिद्धांत। लॉर्ड केंज ने मौद्रिक सिद्धांत के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया है। केंज ने मुद्रा सिद्धांत तथा मूल्य सिद्धांत के एकीकरण का भी प्रयत्न किया है। केंज ने ब्याज के एक मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है और उन्होंने अपने रोजगार सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र तथा मौद्रिक क्षेत्र दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्वीकार किया है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केंज की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक धारणा मानी गई है, क्योंकि इस नियम के अनुसार आय में जितनी वृद्धि होती है उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग व्यय में आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है। और केंज ने इस नियम के आधार पर ही मीन्स उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के आधार पर ही सेके बाजार नियम का खंडन किया है और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो सकती है। अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी तथा सामान्य अति उत्पादन संभव है। तो ये थे सैद्धांतिक महत्व। नेक्स्ट है व्यवहारिक महत्व क्या है केंज के रोजगार सिद्धांत के। इसमें फर्स्ट है सरकारी हस्तक्षेप। केंज ने परंपरावादी अर्थशास्त्री जो कि क्या मानते थे? स्वतंत्रता की नीति की मानते थे कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी कड़ी आलोचना की है। केंज के अनुसार बिना सरकारी हस्तक्षेप के हम किस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कई परिस्थितियों में आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्या होती है? हितकारी होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा स्वयं प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए मीन्स पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार को मांग और निवेश में वृद्धि संबंधी नीतियां बनानी पड़ती है। सामाजिक लेखा। वर्तमान समय में सभी सरकारी सामाजिक लेखे की धारणा को महत्व देती है, जिससे सामाजिक लेखे से अभिप्राय क्या है? देश के आय और व्यय संबंधी लेखे से होता है और इस लेखे के आधार पर ही सरकार किसका निर्माण करती है? अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। इसीलिए इस लेखे का महत्व केंज के द्वारा स्पष्ट किया गया था। केंज ने अपने रोजगार सिद्धांत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत और राष्ट्रीय निवेश पर काफ़ी जोर दिया है। राजकोषीय नीति। केंज ने पूर्ण रोजगार के संबंध में राजकोषीय नीति को भी अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि उनके अनुसार मंदी और बेरोजगारी इन दोनों को दूर करने के लिए लोक निर्माण कार्य काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जो कि किसके द्वारा संभव है? सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा। तो इसके अतिरिक्त राजकोषीय नीति के दूसरे तरीकों द्वारा भी रोजगार बढ़ाने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था। केंज ने घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में भी कई व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। घाटे की अब क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? जब बजट के घाटे को बैंकों से कर्जे लेकर या फिर नए नोट छापकर पूरा किया जाता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप क्या होता है? कुल मांग में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक सीमा तक ही की जानी चाहिए। अगर ये एक सीमा तक नहीं हुई तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। निवेश का महत्व। लॉर्ड केंज ने पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश को क्या दिया है? अत्यधिक महत्व दिया है कि निवेश में वृद्धि करके ही हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार क्या है? अल्पकाल में उपभोग व्यय स्थिर रहता है। इसीलिए निवेश में वृद्धि करके ही कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है।
निवेश को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया है? ब्याज की दर कम करने का सुझाव दिया है, क्योंकि उनके अनुसार निवेश किसका फलन है? ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का। उनके अनुसार सरकार को भी मंदी और बेरोजगारी की स्थिति में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। पूर्ण रोजगार। केंज की आर्थिक विचारधारा के फलस्वरूप ही पूर्ण रोजगार की नीति लगभग सभी देशों की मुख्य नीति बन गई है, क्योंकि केंज की इस धारणा का काफ़ी महत्व है कि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का भी एक व्यवहारिक रूप है, क्योंकि लॉर्ड केंज ने कुल राष्ट्रीय आय में से प्रयोग लागत और पूरक लागत को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय आय के विचार का प्रतिपादन किया है और आय की यह धारणा रोजगार के निर्धारण के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मजदूरी नीति। लॉर्ड केंज ने एक अधिक वास्तविक मजदूरी नीति का भी प्रतिपादन किया है। वे भी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की तरह ये मानते थे कि बेरोजगारी को कम करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए वास्तविक मजदूरी में कम की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविक मजदूरी कम करने के लिए वे नगद मजदूरी को कम करने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नगद मजदूरी कम करना संभव नहीं है, क्योंकि क्या होगा, ट्रेड यूनियन और सरकार इसका विरोध करेगी। और इसके अतिरिक्त नगद मजदूरी को कम करने से रोजगार के बढ़ने के स्थान पर क्या किसकी ज़्यादा संभावना है? कम होने की अधिक संभावना है। इसीलिए लॉर्ड केंज वास्तविक मजदूरी को कम करने के पक्षधर थे, लेकिन नगद मजदूरी को कम करने के पक्ष में नहीं थे। तो ये थे केंज के रोजगार सिद्धांत के सैद्धांतिक और व्यवहारिक